हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले हम बात कर रहे थे अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार के बारे में हम बात कर रहे थे और उनका जो अंतर था उसके बारे में हम डिस्कशन किया था। दोस्तों, उस वाले वीडियो को अगर समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। दोस्तों, आज समझते हैं अम्लों के रासायनिक गुण कि अम्लों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस बार हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड की परीक्षा देने में जो तत्पर है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमेशा बोर्ड के पेपर में रासायनिक अभिक्रिया में पूछे जाते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए समझते हैं। नंबर एक, जब धातुओं के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है, अर्थात जब किसी अम्लीय पदार्थ के साथ धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उत्पाद में लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होते हैं। मतलब कि जब हम अम्लीय पदार्थ को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद में जो भी प्रोडक्ट निकलता है उसका जो स्वाद होता है वो नमकीना होता है, नमकीन की तरह होता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। मतलब कि जब यहाँ पे दिख रहा है कि जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाते हैं तो उत्पाद में हमको जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। इसी प्रकार सोडियम के साथ जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद में सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। मतलब सोडियम हमारा एक धातु है, HCl एक अम्लीय पदार्थ है। जैसा कि हमने कल इसके बारे में बताया था कि इसे अम्लराज बोलते हैं, अम्लों का राजा, यानी कि इसका जो प्रभाव होता है सबसे तीव्र होता है। कि जब हम सोडियम को इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो जो रासायनिक अभिक्रिया बनती है उसमें सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इसी प्रकार जब हम अम्ल को किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद में क्या परिवर्तन आता है, जैसा कि इसकी अपेक्षा। तो जब अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद में लवण तो बनता ही है, लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है और साथ में जल प्राप्त होता है। जैसा कि इसकी अपेक्षा देखा जाए तो उत्पाद में लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लवण के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे आपको रासायनिक अभिक्रिया में दिखाया गया है। जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात धातु कार्बोनेट के साथ जब अम्लीय पदार्थों का अभिक्रिया कराते हैं तब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में जल प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है यह नमक है। जैसा कि हम लोग जो घरों में नमक, साधारण नमक इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, वह उसका सूत्र है सोडियम क्लोराइड, जो रासायनिक समीकरण के हिसाब से बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब मैग्नीशियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल प्राप्त होता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा पानी बनता है। दोस्तों, यह रासायनिक अभिक्रिया हमेशा बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है कि संतुलित कीजिए इसको, यानी कि अगर इसमें से कुछ मिसमैच दे देगा, कुछ मिस्टेक रहेगा इसमें से, उसको बैलेंस करने के लिए देता है। जैसे यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिटा दिया जाए तो आपसे पूछेगा कि इसमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो गायब है, तो आपको इस समीकरण के हिसाब से संतुलित करना होता है कि इसमें से क्या मिसिंग है, उस उत्पाद को यहाँ पे रखना पड़ता है, तब जाके हमारा जो समीकरण होता है बैलेंस होता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आइए अम्ल के रासायनिक गुण के तीसरे नियम को समझते हैं। जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, जब हम धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल को क्रिया कराते हैं तो उत्पाद में क्या चीज प्राप्त होता है। अम्ल को जब धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो उत्पाद में लवण तथा जल प्राप्त होता है।
मतलब कि जब किसी अम्लीय पदार्थ को किसी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद में लवण तथा जल बनता है। धातु ऑक्साइड का मतलब होता है कि किसी धातु का किसी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करना, कि जब कोई धातु किसी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो उसका जो प्राकृतिक नेचर होता है उसको धातु ऑक्साइड बोला जाता है। जैसा कि लोहे में जंग लगना, किसी लोहे में जो जंग लग जाता है जिसको बोलते हैं संक्षारण, उस अभिक्रिया को धातु ऑक्साइड कहा जाता है। सोडियम यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब किसी धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद में कॉपर क्लोराइड और जल प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड मतलब धातु के ऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया हुआ है, मतलब यहाँ पे जो कॉपर है ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को बोलेंगे धातु ऑक्साइड। यहाँ पे HCl अर्थात कि जब HCl के साथ धातु ऑक्साइड की क्रिया हो रही है तो उत्पाद में लवण और जल प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद में कैल्शियम क्लोराइड तथा जल प्राप्त हो रहा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड का अभिक्रिया कराना मतलब कि आपको मैंने जैसा कि बताया कि लोहे में जंग लगना, लोहे का जंग लगना अर्थात किसकी वजह से होता है कि जब लोहा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो वह जो है उसका जो नेचर हो जाता है वह ऑक्साइड हो जाता है। तो जब हम उस ऑक्साइड नेचर को किसी अम्लीय पदार्थ में मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे बोलते हैं लवण तथा साथ में जल प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो चौथा नेचर है वो क्या कह रहा है कि जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब कि जब किसी अम्लीय पदार्थ को किसी क्षारीय पदार्थ के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसका रिएक्शन किस प्रकार से होता है। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको बताए थे कि अम्ल और क्षार उनके जो अलग अलग प्रकार थे उसको भी हमने बताया था, उनके बीच का जो अंतर था उसको भी हमने बताया था। लेकिन यहाँ पे समझने की बात यह है कि जब कोई अम्लीय पदार्थ किसी क्षारीय पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो वह एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, मतलब उनका जो बिहेवियर होता है वह एकदम संतुलित अवस्था में हो जाता है। बोले तो अम्लीय पदार्थ को जब किसी क्षारीय पदार्थ के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जो उत्पाद प्राप्त होता है वह नमक प्राप्त होता है, मतलब लवण बनता है और साथ में जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम में पूछता है उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है, तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है कि जब किसी अम्लीय पदार्थ के साथ किसी क्षारीय पदार्थ की अभिक्रिया कराई जाती है तो वह जो उत्पाद प्राप्त होता है वह संतुलित अवस्था में होता है, अर्थात नमक और जल। जब किसी अभिक्रिया में नमक और जल उत्पाद प्राप्त होते हैं तो उस टाइप के अभिक्रिया को बोला जाता है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का पीएच मान 7 होता है। जैसा कि हमने कल आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है और क्षारीय पदार्थ का जो पीएच मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इनका जो पीएच मान होता है वह 7 पे रुक जाता है, यानी कि स्थिर अवस्था में हो जाता है। आइए समझते हैं कि जब हम किसी अम्लीय पदार्थ अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इन दोनों की अभिक्रिया के द्वारा उत्पाद जो प्राप्त होता है वह अम्लीय के अनुसार लवण बनता है और यहाँ पे जल बनता है। अर्थात जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्षारीय पदार्थ बोले तो यहाँ पे हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यह क्षारीय नेचर का है, जिसे बोलते हैं क्षारीय प्रकृति। यानी कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl, जैसा कि हमने बताया कि जो घरों में इस्तेमाल करने वाला जो नमक होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, यानी कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है और साथ में जल प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय पदार्थ की अभिक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम सल्फेट तथा
जल प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल में जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम सल्फेट तथा जल प्राप्त होता है। तो जैसा कि हम कल पढ़े थे अम्ल और क्षार के बारे में कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक के बारे में समझते हैं कि प्राकृतिक के द्वारा कैसे कैसे अम्ल प्राप्त किए जाते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत में ऐसे अम्ल जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं प्राकृतिक अम्लीय स्रोत कहलाते हैं। मतलब जो प्रकृति के द्वारा यानी कि ऐसे पदार्थ या ऐसे अम्ल जो मानव के द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं वो इन्हें बोलते हैं प्राकृतिक अम्ल। जैसा कि आपको टेबल पे दिख रहा है, प्राकृतिक स्रोत में क्या है कि टमाटर, इमली, नींबू, संतरा, अमरूद और आंवला, बिच्छू का डंक, दूध, दही। टमाटर एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त किया जाता है, अर्थात हम इसे खुद से नहीं बना सकते हैं कि जब तक यह प्रकृति के द्वारा उत्पन्न नहीं होगा तब तक हम इसको बना नहीं सकते हैं। लेकिन टमाटर के जो सॉस बनाए जाते हैं उनका स्वाद भी खट्टा होता है। तो जो टमाटर होते हैं उस खट्टेपन किसकी वजह से होता है? तो वो जो खट्टापन होता है वह ऑक्जेलिक अम्ल की वजह से होता है। अर्थात टमाटर में जो अम्ल पाए जाते हैं उसको बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र C2H2O4। यह चीज बहुत कम देखने को मिलता है कि इन सब का सूत्र कैसे कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आपको बगल में टेबल दिख रहा है जो सूत्र आपको निर्धारित किए गए हैं। दूसरा इमली, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है जिसका सूत्र C4H6O6। इसी प्रकार नींबू और संतरा, नींबू और संतरे का जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो नींबू का जो खट्टापन होता है वो किसकी वजह से होता है? तो नींबू का जो खट्टापन होता है उससे बोलते हैं सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है C6H8O7। इसी प्रकार अमरूद और आंवला, अमरूद जब तक नहीं पके होते हैं, अगर कच्चे होते हैं तो उनको अगर हम खाने में इस्तेमाल करते हैं तो वो भी थोड़ा सा खट्टापन महसूस होता है। उसका वजह क्या है? स्कार्बिक अम्ल। आंवला, आंवला का तो प्राकृतिक नेचर खट्टा ही है, उसका भी वही वजह है स्कार्बिक अम्ल। सूत्र C6H8O6। बिच्छू का डंक, कभी कभी ऐसा होता है कि बिच्छू डंक मार देते हैं। बिच्छू डंक मारने के बाद रफू चक्कर हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जहां पे बिच्छू डंक मारते हैं वहां पे जलन महसूस होने लगती है। जलन इतना ज्यादा होने लगता है कि हॉस्पिटलाइज भी करवाना पड़ जाता है। वजह क्या है? फार्मिक अम्ल। बिच्छू डंक मारता है तो वह एक एसिड को रिलीज करता है, जहां पे डंक लगता है ना उस जगह पे यही फार्मिक अम्ल की क्रिया होने लगती है, जिसकी वजह से इंसान पीड़ित होने के बाद हॉस्पिटलाइज होने जाता है, जिसका सूत्र HCOOH। दूध और दही, दूध का जो खट्टापन होता है वह लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है, या दही का जो खट्टापन होता है वह लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है, जिसका रासायनिक सूत्र C3H6O3। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ही करिए। थैंक यू।